प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें वाहनों और उनके पार्ट्स में माइक्रोडॉट के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाया गया है। माइक्रोडॉट तकनीक के तहत वाहन और इसके पार्ट्स पर माइक्रोस्कोपिक डॉट्स का स्प्रे किया जाता है। इससे उन्हें एक यूनिक पहचान मिलती है। ये माइक्रोडॉट्स नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जा सकते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट की सहायता से पहचाने जाते हैं। यह तकनीक चोरी किए गए वाहनों और नकली पुर्जों की पहचान में मददगार है। ये माइक्रोडॉट वाहन पर स्थायी रूप से चिपक जाते हैं और हटाए नहीं जा सकते। ये वाहन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। यह तकनीक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नकली पुर्जों और मशीनों की पहचान के मामले में वैश्विक स्तर पर स्थापित तकनीक है। भारतीय सेना जल्द ही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी की अवधारणा को लागू करने की योजना बनाने वाली है। इसका मकसद सेना में बदलाव करना है। आईबीजी ब्रिगेड्स आकार की फुर्तीली सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फोर्स होगी। यह जरूरत पड़ने पर तेजी से दुश्मन के खिलाफ आक्रमण करने में सक्षम होगी। यह लोकेशन के आधार पर 12 से 18 घंटों के भीतर जरूरत वाली जगह पर पहुंच सकेगी। दरअसल अभी सेना के भीतर सबसे बड़ी स्थायी टुकड़ी कमांड है, जबकि सबसे बड़ी चलनशील यानी मोबाइल टुकड़ी कॉर्प्स है। प्रत्येक कॉर्प्स में 3 डिवीजन हैं और हर डिवीजन में 3 ब्रिगेड्स हैं। नए कॉन्सेप्ट के तहत ब्रिगेड के आकार के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए जाएंगे। आईबीजी खतरे, इलाके और दिए गए काम के आधार पर जरूरी तत्वों मसलन पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, बख्तरबंद यानी आर्मर्ड, तोपखाना यानी आर्टिलरी और वायु प्रतिरक्षा से युक्त होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में तैनात आईबीजी की जरूरतें भी अलग होंगी। आईबीजी प्रतिरक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिका में रहेंगे। आक्रामक आईबीजी जहां तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर दुश्मन के क्षेत्र में आक्रमण कर सकेंगे, वहीं प्रतिरक्षात्मक आईबीजी संवेदनशील इलाकों में मोर्चा संभालेंगे। आर्मी प्रमुख ने सेना के पूरे कायापलट के लिए 4 बड़े अध्ययन करवाए हैं। इसमें आर्मी हेडक्वार्टर की संरचना में सुधार, सेना की पुनर्संरचना जिसमें आईबीजी का निर्माण भी शामिल है, अधिकारियों का कार्डर रिव्यू और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स व दूसरी रैंक के ऑफिसर्स की सेवा शर्तों का रिव्यू शामिल है। इसका मकसद सेना की कार्यात्मक और ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना, बजट को अनुकूलतम बनाना और सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। दिल्ली उच्च न्यायालय में कैनबिस को प्रतिबंधित करने वाले एनडीपीएस एक्ट के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है। एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कैनबिस की खेती और इस्तेमाल प्रतिबंधित है। साथ ही इसके उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उन सभी प्रावधानों को चुनौती दी गई है जो कैनबिस को प्रतिबंधित करते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह प्रतिबंध कैनबिस के फायदों को नजरअंदाज करते हुए लगाया गया है। दरअसल कैनबिस के कई तरह के चिकित्सीय और औद्योगिक फायदे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन द्वारा प्रकाशित कई शोध पत्रों में इसके चिकित्सीय फायदे बताए गए हैं। इनके मुताबिक कैनबिस से बनी दवाएं कैंसर से लड़ने, एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों में भूख को बढ़ाने, न्यूरोपैथिक दर्द को कम करने में सहायक हैं। कैनबिस के कई औद्योगिक फायदे भी हैं। इससे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, फाइबर और दूसरे सामान बनाए जा सकते हैं। जहां हेम्प फाइबर का इस्तेमाल कपड़ा बनाने में हो सकता है, वहीं हेम्प सीड का इस्तेमाल कई तरह के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ बनाने में हो सकता है। आपको बता दें कि कैनबिस शब्द का इस्तेमाल सामान्य तौर पर कैनबिस सेटाइवा पौधे के विभिन्न उत्पादों के लिए किया जाता है। कैनबिस की पत्तियों के लिए मैक्सिकन शब्द मैरिजुआना का इस्तेमाल होता है। कैनबिस के अनपॉलिनेटेड फीमेल प्लांट को हशीश कहते हैं। इस पौधे के रेशे को
हेम्प के नाम से जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीप ओशियन मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह मिशन अक्टूबर में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इस मिशन के तहत महासागर की गहराई में शोध किया जाएगा। इसके तहत गहरे समुद्र में उसी तरह शोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे जैसे इसरो अंतरिक्ष में चला रहा है। डीप ओशियन मिशन के तहत समुद्र की तलहटी में धातुओं और खनिजों की खोज की जाएगी। इसके लिए डीप सी माइनिंग, अंडर वाटर रोबोटिक्स और महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकारी सेवाओं से जुड़ी तकनीकों पर फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने भारत को पॉली मेटालिक नोड्यूल्स के दोहन के लिए सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आवंटित किया है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स महासागर के तल में बिखरे हुए चट्टान हैं। इनमें लोहा, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट की मौजूदगी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल भंडार के 10% हिस्से से ही भारत की अगले 100 सालों की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। गहरे महासागर में भारत के 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी ISA अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री अजैविक संसाधनों के दोहन और शोध का नियमन करती है। खनन गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसकी स्थापना 1982 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी यानी UN क्लॉज और इसके भाग 11 के कार्यान्वयन से जुड़े 1994 के समझौते के तहत हुई थी। UN क्लॉज के सभी पक्षकार देश ISA के सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज ने रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का डेटाबेस तैयार किया है। ये ऐसे रसायन हैं जो हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इन रसायनों को एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स या EDC कहते हैं। इस डेटाबेस में रसायनों को 7 बड़े वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं उपभोक्ता उत्पाद, कृषि, उद्योग, दवाएं और स्वास्थ्य देखभाल, प्रदूषक, प्राकृतिक स्रोत और इंटरमीडिएट्स। इन वर्गों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों में कई ऐसे रसायन हैं जो हार्मोन तंत्र पर नकारात्मक असर डालते हैं। इससे विकास, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, प्रतिरक्षा क्षमता और व्यवहार प्रभावित होता है। WHO ऐसे रसायनों को केमिकल ऑफ इमर्जिंग कंसर्न के तौर पर परिभाषित करता है। यह डेटाबेस नियामक संस्थाओं, हेल्थ अथॉरिटी और उद्योगों के लिए मददगार होगा। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ऐसे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड का विकास किया है जो खतरनाक मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया एसिनेटोबैक्टर बॉमेनियाई को मार सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बैक्टीरिया को ऐसे खतरे वाली सूची में शामिल किया है जिनके लिए तुरंत नए एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तैयार किए गए नए एंटीबायोटिक का नाम ओमेगा 76 है। यह बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। ओमेगा 76 के लगातार हाई डोज देने से भी कोई जहरीला असर नहीं देखा गया है, इसलिए यह सुरक्षित और प्रभावी हो सकता है। सामान्य एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका में विशेष पाथवेज और प्रोसेस को ब्लॉक करके काम करता है। बैक्टीरिया ऐसे ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट प्राप्त कर लेते हैं, जबकि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में छेद कर देता है। ऐसे में ड्रग रेसिस्टेंस की संभावना काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि यह कई तरह से काम करके सेल मेम्ब्रेन को फिजिकली डैमेज करता है। हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER मोहाली के शोधकर्ताओं ने पाया है कि ज़ेब्रा फिश नेविगेशन के लिए लैंडमार्क्स का उपयोग करती हैं। दरअसल आमतौर पर मछलियां नेविगेट करने और भोजन खोजने के लिए अपनी दृष्टि पर निर्भर करती हैं, किंतु मानवीय आवास वाले क्षेत्रों में मौजूद कम गंदले पानी से लेकर बिल्कुल गंदले पानी में मछलियों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे अपना रास्ता सही तरीके से ढूंढ नहीं पाती। शोध में पाया गया कि ज़ेब्रा फिश ने कम दृश्यता से उत्पन्न चुनौती को दूर करने में सफलता पाई है। अध्ययन में पाया गया कि तात्कालिक दृश्य वातावरण के साथ अनुकूलन भोजन की तलाश में बड़ी भूमिका निभाता है। अनुकूलन के अलावा बेहद कठिन परिस्थितियों में भी दिखाई देने वाले रंगीन स्थलों की उपस्थिति भोजन खोजने और नेविगेट करने में मददगार होती है। इस अध्ययन से ज़ेब्रा फिश की देखकर सीखने की क्षमता का पता चलता है। हाल ही में नासा के ग्रहों को खोजने वाले सैटेलाइट टेस ने 3 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं।
ये एक्सोप्लैनेट्स जिस तारे की परिक्रमा कर रहे हैं उसे TOI 270 के नाम से जाना जाता है। TOI 270 पृथ्वी से 73 प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि तीनों एक्सोप्लैनेट्स को TOI 270b, TOI 270c और TOI 270d नाम दिया गया है। इनमें TOI 270b सबसे भीतरी ग्रह है। यह पृथ्वी से 25% बड़ा है, जबकि दो अन्य ग्रह नेपच्यून लाइक प्लैनेट्स हैं। इनमें चट्टानों की बजाय गैस की प्रधानता है। एक्सोप्लैनेट्स ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर पाए जाते हैं। TOI 270 एक M ड्वार्फ प्रकार का तारा है। ये तारे सामान्यतः बहुत सक्रिय होते हैं, जिनमें अक्सर सौर तूफान आते रहते हैं। लेकिन TOI 270 इतना सक्रिय नहीं है। माना जा रहा है कि यह पुराना M ड्वार्फ तारा है जो अब शांत हो चुका है। आपको बता दें कि टेस्ट नासा का मिशन है। इसका पूरा नाम ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। यह 2 साल तक अंतरिक्ष के सर्वेक्षण के द्वारा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट का पता लगाएगा। इसे अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में GAIA स्पेस ऑब्जर्वेटरी से मिले कुछ आंकड़ों के आधार पर आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में कुछ नए तथ्य उजागर हुए हैं। इसके मुताबिक लगभग 10 बिलियन साल पहले एक ड्वार्फ गैलेक्सी गाया एनसेलेडस का मिल्की वे गैलेक्सी में विलय हुआ था। इस मर्जर से मिल्की वे के द्रव्यमान में लगभग 1/4 की बढ़ोतरी हो गई थी। बिग बैंग विस्फोट के बाद से ही मिल्की वे समेत सभी तरह की गैलेक्सीज का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन ये अपने वर्तमान आकार से छोटी थीं। बाद में कई गैलेक्सी के विलय के बाद मौजूदा स्वरूप सामने आया है। गाया स्पेस टेलीस्कोप से स्थिति, चमक और लगभग 1 मिलियन तारों की दूरी का मापन करके गैलेक्सी के विलय के पहले से मौजूद और बाद में बने तारों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि GAIA यानी गाया यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। इसका मकसद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का 3 डायमेंशनल मैप बनाना है। हाल ही में महाराष्ट्र ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसे जल्द ही पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिलेगी। मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AMBIS यूनिट में एक कंप्यूटर टर्मिनल, एक कैमरा और आइरिस, फिंगरप्रिंट और पाम स्कैनर शामिल हैं। इसमें एक पोर्टेबल सिस्टम भी शामिल है जो अपराध वाले घटना स्थल से फिंगरप्रिंट एकत्र कर सकता है। इस सिस्टम को CCTV कैमरा के साथ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे पुलिस नए मामलों को निपटाने के अलावा ऐसे अपराधियों की पहचान भी आसानी से कर पाएगी जिनके फिंगरप्रिंट दशकों से कागजों में पड़े हैं। एम्बिस पहले इस्तेमाल हो रहे ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की जगह लेगा। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के सीमित अनुप्रयोग थे। यह केवल 1-to-1 फिंगरप्रिंट मैच की सुविधा देता था, जबकि एम्बिस में मल्टी मॉडल मैच है। इसके साथ ही इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी है। इस सिस्टम को बनाने का जिम्मा इंटरपोल के लिए बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी को दिया गया था। इसे महाराष्ट्र में लागू करने से पहले मुंबई के कुछ थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था। हाल ही में इसरो ने बेंगलुरु में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखी है। यह नियंत्रण केंद्र निष्क्रिय उपग्रहों, परिक्रमा करने वाली वस्तुओं के टुकड़ों, पृथ्वी के क्षुद्र ग्रहों और प्रतिकूल अंतरिक्ष मौसम की स्थिति से भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा संबंधित गतिविधियां संचालित करेगा। यह स्वदेशी अवलोकन के जरिए निष्क्रिय उपग्रहों के ट्रैकिंग डेटा को इकट्ठा करेगा, साथ ही साथ विश्लेषण के जरिए उपयोगी जानकारी इकट्ठा करेगा। मानव जनित अंतरिक्ष कचरे में बढ़ोतरी और स्पेसक्राफ्ट की टक्कर जैसी घटनाओं में इजाफे के चलते वर्तमान में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट यानी SSAM अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। आपको बता दें कि हर सैटेलाइट की एक तय समय अवधि होती है, उसके बाद वह काम नहीं करता और अंतरिक्ष मलबे का हिस्सा बन जाता है। अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़ी कई चिंताओं में से एक बड़ी समस्या अंतरिक्ष मलबे की है। अंतरिक्ष मलबे के कारण काम कर रहे सैटेलाइट्स को खतरा होता है, क्योंकि इनसे टकराने से सैटेलाइट्स के नष्ट या निष्क्रिय होने की संभावना होती है। इन्हीं सब चिंताओं के मद्देनजर इसरो द्वारा उठाया गया कदम बेहद सराहनीय है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग अगले 5 सालों में लगभग 20,000 भारतीय जीनोम को स्कैन करने की योजना बना रहा है। इसका मकसद कैंसर की पहचान के लिए टेस्ट विकसित करना है। यह काम 2 फेज में किया जाएगा। इसके पहले फेज में देश के हर कोने से लगभग 10,000 भारतीयों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी और भारत की जैविक विविधता की पहचान की जाएगी। इसके अगले फेज में लगभग 10,000 बीमार व्यक्तियों के जीनोम की सीक्वेंसिंग होगी। इससे इकट्ठा किए गए डेटा की मशीन लर्निंग तकनीक के इस्तेमाल से तुलना की जाएगी ताकि ऐसे जीन्स की पहचान की जा सके जो कैंसर के रिस्क को बता सकें। इससे तैयार होने वाला डेटाबेस नेशनल बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के जरिए शोधकर्ताओं को कहीं भी उपलब्ध हो सकेगा। नेशनल बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का प्रस्ताव हाल ही में जारी बायोलॉजिकल डेटा स्टोरेज, एक्सेस एंड शेयरिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में रखा गया था। यह पॉलिसी शोधकर्ताओं के लिए बायोलॉजिकल डेटा की शेयरिंग और इस्तेमाल के लिए खाका तैयार करती है। इसके मुताबिक सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से इकट्ठा किया गया बायोलॉजिकल डेटा 2 साल के भीतर पब्लिक किया जाना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने टीबी के 2 नए टीकों के लिए भारत में बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू किया है। इस नई ड्रग के परीक्षण के सफल होने के बाद मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी के तेजी से बढ़ते प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग की 2018 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टीबी के सालाना लगभग 2.8 मिलियन मामले सामने आए थे, जबकि मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी के सालाना लगभग 1,47,000 मामले सामने आए। दुनिया भर में टीबी के कुल मामलों में से सर्वाधिक लगभग 27% मामले भारत में पाए जाते हैं। यही कारण है कि 2017 में केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था। ICMR के वैज्ञानिकों के मुताबिक टीबी के नए टीके की तत्काल जरूरत है। अब तक दुनिया भर में बेसिलिकैलमेट ग्वेरिन यानी BCG का टीका प्रचलन में है। BCG वैक्सीन का उपयोग दुनिया भर के देशों में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी EPI के तहत नियमित तौर पर किया जाता है। 100 से भी अधिक वर्ष पुरानी यह वैक्सीन सामान्यतः जन्म के समय या जन्म के पहले वर्ष के भीतर दी जाती है। पुरानी होने के कारण यह वैक्सीन शिशुओं और छोटे बच्चों की रक्षा करने में आंशिक रूप से प्रभावी रही है। साथ ही टीबी के सबसे गंभीर रूपों में यह किशोरों और वयस्कों में फुफ्फुसिया रोग यानी पल्मोनरी डिजीज के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा देने में असमर्थ है। इन सभी के चलते नए टीके के परीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। इस परीक्षण में 2 टीकों का परीक्षण किया गया, जिनमें से पहला है इम्मुवैक यानी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी यानी MIP, जिसे अहमदाबाद में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित किया गया है, और दूसरा है VPM-1002, जिसे पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। इस परीक्षण के परिणामों और सिफारिशों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवनिर्वाचित सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसमें सितंबर 2019 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक बच्चे को रोटावायरस वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकार ने 2022 तक डायरिया के कारण बच्चों की रुग्णता और मौत में कमी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आज भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 में 37 है। इन बच्चों की मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक डायरिया है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया होने के सबसे प्रमुख कारणों में से एक रोटावायरस है। ऐसे में रोटावायरस से होने वाले डायरिया को टीकाकरण के जरिए रोका जा सकता है। आपको बता दें कि रोटावायरस वैक्सीन को 2016 में चरणबद्ध तरीके से 4 राज्यों में शुरू किया गया था। बाद में इसका विस्तार 7 और राज्यों में हुआ। अब सितंबर 2019 तक देश भर में इसको मुहैया कराए जाने की उम्मीद है। वैज्ञानिक लाइलाज बीमारी इबोला के इलाज की दवा बनाने के कगार पर हैं। जल्द ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC में इबोला वायरस संक्रमण के उपचार की 2 दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। इनमें एक एंटीबॉडी कॉकटेल REGNEB3 है और दूसरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MAB114 है। इन दवाओं को फार्मा कंपनी रीजेनेरॉन ने विकसित किया है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज NIAID का कहना है कि इन दोनों दवाओं ने इलाज के दूसरे तरीकों की तुलना में ज्यादा असरदार नतीजे दिए हैं।
अब इन दवाओं को प्रायोगिक तौर पर संक्रमित लोगों को दिया जाएगा। कांगो में व्यापक रूप से इबोला संक्रमण फैलने का यह लगातार दूसरा साल है। कांगो में इसके इलाज का परीक्षण पिछले साल नवंबर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च ग्रुप कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस क्षेत्र में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। आपको बता दें कि इबोला एक किस्म की वायरल बीमारी है। मनुष्यों में इसका संक्रमण संक्रमित जानवरों जैसे चिंपैंजी, चमगादड़ आदि के सीधे संपर्क में आने से होता है। हाल ही में CSIR के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक PET बोतल सुरक्षित हैं। इनमें एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड, मरकरी जैसे खतरनाक रसायनों की मात्रा डिटेक्शन लिमिट से कम पाई गई है। इसमें बिसेफिनॉल A यानी BPA की मात्रा भी डिटेक्शन लिमिट से कम पाई गई है। BPA एक सिंथेटिक कार्बनिक रसायन है। यहाँ PET का इस्तेमाल बोतलों को बनाने में किया जाता था, लेकिन एक शोध में BPA के कैंसर कारक और हार्मोन तंत्र पर असर डालने की बात सामने आने के बाद इसका इस्तेमाल रोका गया है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने PET बोतलों की रासायनिक संरचना के अध्ययन के साथ ही हार्मोन सिस्टम पर पड़ने वाले इनके प्रभाव का भी टेस्ट किया गया है। इसके लिए चूहों पर परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में पता चला कि PET बोतल एंडोक्राइन डिसरप्शन पैदा नहीं करती हैं। आपको बता दें कि PET का पूरा नाम पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट है। इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों, पानी, दवाओं, खाद्य तेल आदि की पैकेजिंग में किया जा रहा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया से जुड़े कुछ मुद्दों पर चिंता जाहिर की। न्यायालय के मुताबिक ऑनलाइन प्राइवेसी के अधिकार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपराध करने वालों की पहचान को लेकर राज्य के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। साथ ही न्यायालय ने डार्क वेब के जरिए होने वाले अपराधों पर भी चिंता जाहिर की। डार्क वेब काला बाजार का एक तरह से वर्चुअल रूप है। यह इंटरनेट का ऐसा क्षेत्र होता है जहां सर्च इंजन के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। हम सामान्य तौर पर सर्च इंजन के माध्यम से इंटरनेट के जिस हिस्से को देखते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। डीप वेब में जाने के लिए हमें सही एड्रेस पता होना जरूरी होता है। डार्क वेब इसी डीप वेब का हिस्सा है। हालांकि डीप वेब तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन डार्क वेब छिपा हुआ होता है। डार्क वेब को डार्क नेट के नाम से भी जाना जाता है। साधारण शब्दों में डार्क वेब को ब्राउजिंग के इनकॉग्निटो मोड की तरह समझा जा सकता है। जिस तरह इनकॉग्निटो मोड ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिसेबल कर देता है, उसी तरह डार्क वेब की गतिविधियों को कुछ विशेष सॉफ्टवेयर जैसे टोर के जरिए छिपने का ठिकाना मिल जाता है। डार्क नेट या डार्क वेब पर एनोनिमिटी यानी अनामिता सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ किसी को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इसके जरिए हैकिंग और संगठित अपराधों को अंजाम देने जैसे मामले देखे जाते रहे हैं। बात करते हैं चंद्रमा पर घटित एक घटना की। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल का स्पेसक्राफ्ट बेरेशिट चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में कई चीजें भेजी गई थीं। इनमें हजारों की संख्या में भेजे गए जीवित जीव भी शामिल थे। ये जीव टर्डीग्रेड के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें वाटर बियर या जलीय भालू के नाम से भी जाना जाता है। टर्डीग्रेड पृथ्वी की सबसे जटिल परिस्थितियों में भी जीवित रहने वाले जीवों में शामिल हैं। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद ये जीव बचे होंगे या नहीं। हालांकि स्पेसक्राफ्ट में ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में भेजे गए थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फिर से पानी मिलने पर ये जीव जीवित अवस्था में आ जाएंगे। आपको बता दें कि टर्डीग्रेड लगभग आधा मिलीमीटर लंबाई वाले जीव होते हैं। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये सामान्यतया पानी में रहते हैं, लेकिन ये स्थल पर भी पाए जाते हैं। 2008 में हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि ये बाह्य अंतरिक्ष के ठंडे निर्वात में भी जीवित रह सकते हैं। इसके बाद 2017 में हुए एक शोध में यह बात सामने आई थी कि अगर किसी बड़ी दुर्घटना मसलन किसी बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने, किसी सुपरनोवा या गामा किरणों के विस्फोट से हर तरह के जीव समाप्त हो जाएं, तो भी ये जीव जीवित रह सकते हैं। टर्डीग्रेड बेहद गर्म और बेहद ठंडे तापमान को सहने की क्षमता रखते हैं। इनका शरीर 4 हिस्सों में बटा होता है और इनके 4 जोड़ी पंजे युक्त पैर होते हैं। इसरो की नई व्यावसायिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए विनिर्माताओं की खोज शुरू कर दी है।
इसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए हैं। कंपनी ऐसे निर्माताओं की तलाश कर रही है जो नियमित तौर पर PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाकर इसरो को सौंप सके। आपको बता दें कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL की स्थापना इसी साल मार्च में हुई थी। इसका मकसद भारतीय अंतरिक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली इकाई है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग के पास है। उद्योगों को छोटे उपग्रहों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करना, निजी क्षेत्र के सहयोग से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण, भारतीय उद्योग के द्वारा PSLV का उत्पादन, अंतरिक्ष आधारित उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग NSIL के कुछ प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा यह इसरो द्वारा विकसित तकनीकों का हस्तांतरण भी करेगी। NSIL की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती मांगों के मद्देनजर की गई थी। इससे भारतीय उद्योग की अंतरिक्ष क्षेत्र में वृद्धि हो सकेगी। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने XDR-TB के लिए 3 दवाओं के कॉम्बिनेशन को मंजूरी दे दी है। इस ट्रीटमेंट में बेडाक्विलिन और लाइनजोलिड के साथ प्रेटोमैनिड टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे सम्मिलित तौर पर बीपल खुराक यानी BPAL कहते हैं। इसकी दक्षता 90% आंकी गई है। इससे पहले मौजूद दवाओं की सफलता दर महज 34% थी। आपको बता दें कि ट्यूबरकुलोसिस बेहद संक्रामक बीमारी है। जब यह संक्रमण पहली पंक्ति के ट्रीटमेंट के लिए प्रतिरोधक हो जाता है तो इसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB कहते हैं। जब TB संक्रमण दूसरी पंक्ति के ट्रीटमेंट के लिए भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है तब इसे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB यानी XDR-TB कहते हैं। अन्य ड्रग रेजिस्टेंट TB के मामलों की तुलना में XDR-TB के मामले कम हैं, लेकिन इन मामलों में मृत्यु दर 60% है। WHO के 2018 के TB के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 1,14,237 मामले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB के हैं। इनमें से 8,000 से ज्यादा मामले XDR-TB के हैं। भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 26,000 मामले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB के हैं। इनमें से लगभग 2,000 मामले XDR-TB के हैं। इसलिए भारत जैसे देश के लिए नई दवा की खुराक बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में ICMR ने देश में पहली बार नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट बनाई है। इसका मकसद वर्तमान विनियमन तंत्र में मौजूद खामियों को दूर करना है। मौजूदा विनियमन तंत्र में सभी मेडिकल डिवाइसेज और इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेज को शामिल नहीं किया जाता। अभी कुछ अधिसूचित डिवाइसेज को ही इसमें शामिल किया जाता है। नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट यानी NEDL बनाने के साथ भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इस लिस्ट से सरकार को देश के गांवों और सुदूर क्षेत्रों के लिए जरूरी अलग अलग तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट निर्धारित करने में मदद मिलेगी। यह लिस्ट गांव से लेकर जिला स्तर तक लागू हो सकेगी। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2018 में एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट का पहला एडिशन जारी किया था। WHO की लिस्ट NEDL बनाने में रेफरेंस के तौर पर काम करती है। NEDL के लागू होने से स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर आपूर्ति, क्षमता से ज्यादा मेडिकल खर्च पर नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रभावी इस्तेमाल, बीमारियों का ट्रेंड निगरानी और पहचान हो सकेगी। भारत जैसे मध्यम और कम आय वाले देशों में डायग्नोस्टिक्स सुविधाओं की वहनीयता एक बड़ी चिंता है। बीते दिनों नई दिल्ली में फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित BSID यानी बायोमेट्रिक सीफेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया। भारत इस तरह का बायोमेट्रिक सीफेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। BSID नाविकों को फुल प्रूफ पहचान देने में कारगर साबित होगा। इससे उन्हें दुनिया में कहीं भी आने जाने, नौकरी पाने और नाविकों की लोकेशन का पता लगाने में आसानी होगी। नया पहचान पत्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कन्वेंशन नंबर 185 के अनुरूप है। भारत ने अक्टूबर 2015 में इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था। BSID में एक बायोमेट्रिक चिप लगी होगी। इसमें इस्तेमाल की गई नई फेशियल बायोमेट्रिक तकनीक 2 उंगली या आंख के पुतली पर आधारित बायोमेट्रिक तकनीक से बेहतर है। फेशियल बायोमेट्रिक संग्रह तथा इसके प्रमाणन के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। जारी किए जाने वाले सभी BSID कार्ड्स का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे संबंधित जानकारी दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त की जा सकती है।
भारत में BSID प्रोजेक्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC के सहयोग से शुरू किया गया है। BSID कार्ड जारी करने के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गोवा, न्यू मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तनम और कांडला में 9 डेटा संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। वर्तमान में कार्ड के लिए योग्य सभी नाविकों को 2 साल के भीतर BSID कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक नई कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को प्रमाणित करने का दायित्व CSIR NPL को सौंपा गया है। दरअसल राज्य सरकारों ने केंद्र से मांग की थी कि कम लागत वाले सेंसर और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन इत्यादि की मॉनिटरिंग कर सके। वर्तमान में राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विदेशों से बहुत महंगे उपकरणों का आयात किया जाता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने इन उपकरणों की टेस्टिंग और कैलिब्रेशन की जिम्मेदारी CSIR NPL को सौंपी है। इसका प्रमुख कार्य वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग में लगे उपकरणों को प्रमाणित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। CSIR NPL यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भारत का एक राष्ट्रीय मापिकी संस्थान है। यह भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसे CSIR के गवर्निंग बॉडी के तत्वावधान में स्थापित किया गया है, जबकि CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान क्षेत्रों में कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक रोडमैप बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पहले देश के सभी राज्यों और हितधारकों से सुझाव और फीडबैक आमंत्रित किए जाएंगे। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें फोर्टिफाइड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन की दुकानों के जरिए किया जाएगा। दरअसल फूड फोर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त पोषक तत्वों का समावेशन कर दिया जाता है। सामान्यतः दूध, दाल, चावल और नमक जैसी खाद्य वस्तुओं में आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेशन किया जाता है। इस योजना में वितरित किया जाने वाला फोर्टिफाइड चावल आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से युक्त होगा। वर्तमान में इस योजना के शुरुआती चरण में विभिन्न राज्यों से 15 जिलों को लक्षित किया गया है, लेकिन स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी अनिवार्य है। अतः इस योजना को जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। 26-27 अगस्त को CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सरकार ने सभी गांवों को ग्रामनेट के जरिए 10 Mbps यानी 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड से लेकर 100 Mbps की गति का वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि भारत नेट 1 Gbps यानी 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड की गति को 10 Gbps तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसमें CDOT द्वारा लॉन्च किया गया XGS-PON यानी 10G सिमेट्रिकल पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क मुख्य भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनको वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। वाईफाई कनेक्टिविटी द्वारा सभी गांवों को जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने में CDOT की अहम भूमिका है। CDOT ने 3 नए नवाचारों CSAT-5 यानी CDOT सैटेलाइट वाईफाई, XGS-PON और CISTB यानी CDOT इंटर ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स की लॉन्चिंग की है। CSAT-5 सुदूर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के प्रसार के लिए उपग्रह और वायरलेस संचार के उत्कृष्ट उपयोग पर आधारित है। इसी प्रकार XGS-PON IPTV यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग जैसे नए आयामों के लिए उच्च नेटवर्क गति प्रदान करेगा, जबकि CISTB ऐसे ग्राहकों को जो अपने केबल टीवी ऑपरेटर को बदल नहीं सकते, उनके लिए पोर्टेबल स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगा। अभी हाल ही में IIT हैदराबाद की एक टीम ने फ्लाई ऐश की सहायता से जलरोधी या वाटरप्रूफिंग सामग्री के विकास में सफलता अर्जित की है। यह बाजार में प्रचलित अन्य जलरोधी उत्पादों की अपेक्षा सस्ती है। इस जलरोधी सामग्री का निर्माण फ्लाई ऐश में स्टीयरिक अम्ल को मिलाकर किया गया है।
दरअसल फ्लाई ऐश कचरे का बाई प्रोडक्ट होता है जिसे ताप विद्युत गृहों से कोयले के दहन के बाद प्राप्त किया जाता है। वहीं स्टीयरिक अम्ल एक सरफेक्टेंट होता है जो पृष्ठ तनाव को कम करता है। सामान्यतः फ्लाई ऐश हाइड्रोफिलिक पदार्थ होता है, लेकिन जब इस पर स्टीयरिक अम्ल की परत चढ़ाई जाती है तो यह एक मजबूत वाटर रिपेलिंग सरफेस का निर्माण करता है। हालिया विकसित जलरोधी सामग्री की वाटर रिपेलिंग थियरी के अनुप्रयोगों को प्रकृति में भी देखा जा सकता है। गुलाब की पंखुड़ियां या कमल की पत्तियां भी इसी सिद्धांत के आधार पर वाटर रिपेलिंग करती हैं। हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से हाइड्रोजन का पता लगाने वाले अति संवेदनशील सेंसर का विकास किया है। यह सेंसर 1 ppm यानी 1 पार्ट प्रति मिलियन की अति निम्न सांद्रता पर भी हाइड्रोजन का पता लगाने में सक्षम है। हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए इस सेंसर में 1 ppm पर 30% जबकि 100 ppm पर 74% संवेदनशीलता है। यह सेंसर केवल 25 सेकंड में हाइड्रोजन का पता लगा सकता है। इसके अलावा यह सेंसर केवल 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन कराने में सक्षम है, जबकि अन्य सेंसर में लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। एक अति सूक्ष्म कण होने के कारण हाइड्रोजन गैस वायु में आसानी से मिश्रित हो जाती है। एक प्रदूषण मुक्त गैस और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होने के बावजूद अति विस्फोटक और अति ज्वलनशील होने की वजह से इसके रिसाव का पता लगाना जरूरी है, लेकिन रंगहीन और स्वादहीन होने के चलते इसके रिसाव का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हालिया विकास इस दिशा में कारगर उपाय हो सकता है। भारत और फ्रांस ने उपग्रहों के जरिए जहाजों की निगरानी के लिए एक योजना तैयार की है। इसके तहत पृथ्वी की निम्न कक्षा में 10 उपग्रहों का एक तंत्र स्थापित किया जाएगा जो निरंतर समुद्री निगरानी और सुरक्षा प्रदान करेगा। उपग्रहों की यह व्यवस्था पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। इसका विशेष फोकस हिंद महासागर क्षेत्र पर रहेगा, जहां फ्रांस के रीयूनियन द्वीपों में रणनीतिक हित हैं। उपग्रह आधारित ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS तैयार होने के बाद समुद्र में गति कर रहे जहाजों की पहचान की जा सकेगी। उन्हें ट्रैक कर आक्रमण, आतंकवाद, डकैती, तस्करी से उनको सुरक्षा प्रदान करने और बचाव कार्य में भी सहायता मिलेगी। मौजूदा समय में ज्यादातर जहाजों में एक गैर अंतरिक्ष आधारित AIS लगा होता है। इस सिस्टम को ऑपरेटर जब चाहे बंद कर सकते हैं और अपनी स्थिति छिपा सकते हैं। पहली बार इस संयुक्त समुद्री अंतरिक्ष बेड़े की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्च 2018 में अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान की थी। बाद में इसरो प्रमुख के सिवान और उनके समकक्ष फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES प्रमुख जेन-विस ले गाल ने बेंगलुरु में कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने की। आपको बता दें कि उपग्रहों की इस व्यवस्था में दूरसंचार यंत्र, रडार और ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपकरण शामिल होंगे। यह दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित तंत्र होगा जो जहाजों को निरंतर ट्रैक करने में सक्षम होगा। हिंद महासागर में जहाजों की निगरानी के लिए इन उपग्रहों का संचालन भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से करेंगे। AIS उपग्रहों को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। समझौते में भारत में एक समुद्री निगरानी केंद्र स्थापित करना, वर्तमान में उपग्रह डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता को साझा करना और एक एल्गोरिदम या प्लेटफॉर्म का साझा विकास करना शामिल है। पहले भी दोनों एजेंसियां 2011 में जलवायु और समुद्री मौसम निगरानी उपग्रह मेघाट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अर्टिका स्थापित कर चुकी हैं। हाल में LIGO और विर्गो ने मिलकर एक सुपर इवेंट के बारे में जानकारी दी। LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अमेरिका स्थित गुरुत्वीय तरंगों के प्रेक्षण से जुड़ी प्रयोगशाला है। वहीं VIRGO LIGO के अनुरूप यूरोपीय देशों के प्रयास से इटली में स्थित वेधशाला है। बहरहाल GRACE-DB यानी ग्रेविटेशनल वेव कैंडिडेट इवेंट डेटाबेस के जरिए इस इवेंट के सिग्नल मिले थे। इस माध्यम से गुरुत्वीय तरंग की उत्पत्ति से संबंधित नई जानकारी सामने आई है। इस बात पर बल देते हुए कहा गया कि गुरुत्वीय तरंगे एक न्यूट्रॉन तारे के साथ संभावित टक्कर से भी उत्पन्न होती हैं। दरअसल LIGO से जुड़े वैज्ञानिक करण जानी का कहना है कि गुरुत्वीय तरंगे एक ब्लैक होल से किसी अन्य पिंड के टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पहले इस अन्य पिंड को ब्लैक होल माना जाता था, लेकिन हालिया प्रयोग के बाद अब यह न्यूट्रॉन तारा भी हो सकता है।
बीते दिनों रूस ने सोयूज MS-14 नामक अंतरिक्ष यान से अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया। इस रोबोट का नाम फेडर है। इसे स्काईबॉट F-850 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 1.8 मीटर और वजन 160 kg है। आपको बता दें कि अपने 10 दिनों की यात्रा के दौरान यह अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करना सीखेगा। साथ ही कम गुरुत्वाकर्षण में यह शारीरिक कौशल का प्रदर्शन भी करेगा। रूस के फाउंडेशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अनुसार यह रोबोट पृथ्वी पर उच्च विकिरण वातावरण में काम करने, निस्तारण और मुश्किल बचाव अभियान में कार्य करने में सक्षम है। उम्मीद जताई गई है कि आने वाले समय में यह स्पेस वॉक करने में भी सफलता अर्जित कर लेगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता की जा सकेगी। अपने लॉन्चिंग के दौरान इसे लेट्स गो कहते सुना गया। आपको बता दें कि यह रूस के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की एक प्रसिद्ध उक्ति है। इस रोबोट के पैर स्पेस स्टेशन पर स्थिर रहेंगे और इसे वर्तमान में स्पेस स्टेशन का हैंडल पकड़ने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। यह वैश्विक रूप से अपनी तरह का पहला मिशन नहीं है। इससे पहले वर्ष 2011 में नासा ने रोबोनॉट 2 नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसे कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण सफलतापूर्वक 2018 में धरती पर वापस बुला लिया गया था। वहीं जापान ने भी वर्ष 2013 में एक स्मॉल रोबोट कीरोबो को अंतरिक्ष में भेजा था। यह जापानी भाषा में बातचीत करने में भी सक्षम था। हाल ही में WHO की एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने मानव जीनोम एडिटिंग से जुड़े शोध को ट्रैक करने के लिए एक वैश्विक रजिस्ट्री के पहले फेज को मंजूरी दी है। इसका मकसद जीन आधारित ट्रीटमेंट से जुड़ी नई तकनीक के नैतिक और नियामक पक्ष को देखना है। 18 सदस्यीय समिति ने जीनोम एडिटिंग के गवर्नेंस से संबंधित ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी घोषणा की है। WHO ने दुनिया भर के देशों से जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग से जुड़े नैतिक और तकनीकी मुद्दों पर विचार होने तक ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी न देने की बात कही है। रजिस्ट्री का पहला फेज इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म यानी ICTRP का इस्तेमाल करके प्लान किया जा रहा है। ICTRP का मकसद स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्णयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों को शोध की जानकारी देना है। इस फेज में जर्मलाइन और सोमैटिक क्लिनिकल ट्रायल को शामिल किया जाएगा। सलाहकारी समिति ने सभी प्रासंगिक शोध और विकासात्मक पहलों को अपने ट्रायल को पंजीकृत करने के लिए कहा है। टीबी की परंपरागत निदान प्रणाली के मद्देनजर भारत के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की एक टीम ने कुछ सफल नवाचार किए हैं। ये नवाचार स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्टिंग से संबंधित हैं। दरअसल शोधकर्ताओं ने बलगम के नमूने में टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की उपस्थिति का पता लगाने और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति उसकी प्रतिरोधकता के गुण का पता लगाने के लिए 3 फिल्टर आधारित किट्स का विकास किया है। इनके नाम टीबी डिटेक्ट किट, टीबी कॉन्सेंट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट किट और टीबी DNA एक्सट्रैक्शन किट हैं। विकसित किट्स की खास बात यह है कि इनसे न केवल परिणाम जल्दी प्राप्त किए जा सकेंगे, बल्कि इनका बाजार मूल्य भी कम होगा। किट्स की कार्य पद्धति की बात करें तो टीबी डिटेक्ट किट में बलगम के नमूने का माइक्रोस्कोपी परीक्षण करने से पहले ही बैक्टीरिया को नमूने से फिल्टर कर लिया जाता है। ऐसा करने से स्मीयर माइक्रोस्कोपी की संवेदनशीलता में 5% का इजाफा हो जाता है। टीबी के बैक्टीरिया की दवा प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने में अन्य दोनों किटें बेहद खास हैं। चूंकि ड्रग रेजिस्टेंट गुण का पता लगाने के लिए कल्चर परीक्षण के स्थान पर आणविक परीक्षण अधिक प्रासंगिक है, इसलिए टीबी ट्रांसपोर्ट किट की सहायता से मृत बैक्टीरिया का परिवहन परिवेश के तापमान पर ही किया जा सकता है। इसके बाद प्रयोगशाला में DNA एक्सट्रैक्शन किट का प्रयोग कर कोशिका से DNA पदार्थ को पृथक कर लिया जाता है और जीन में हुए म्यूटेशन के अध्ययन के आधार पर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस यानी MDR-TB और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस यानी XDR-TB की पुष्टि की जाती है। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक कॉलरा बैक्टीरिया ने सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली सभी एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। इसने सल्फामेथाक्सोजोल के लिए सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता विकसित की है, वहीं सबसे कम प्रतिरोधक क्षमता नियोमाइसिन के प्रति पाई गई है। यह अध्ययन कोलकाता और दिल्ली में डायरिया के कुछ मरीजों से लिए गए सैंपल्स पर आधारित है। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा लिए गए सैंपल्स में से 99% ने 2 से ज्यादा, 17% में 10 से ज्यादा, जबकि 7.5% में 14 से ज्यादा एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है।
कोलकाता के नमूनों की तुलना में दिल्ली में अधिक प्रतिरोधकता पाई गई है। इसका संभावित कारण दिल्ली के नमूनों का वर्ष 2014-15 में लिया जाना बताया गया है, जबकि कोलकाता के नमूनों को 2008 से 2013 के बीच इकट्ठा किया गया था। टीम ने बताया कि 1980 में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कम किया जाता था, लिहाजा प्रतिरोधकता भी अपने निम्न स्तर पर थी। 2014-15 तक यह जीवाणु व्यापक दवा प्रतिरोधी यानी XDR के रूप में विकसित हुआ। आपको बता दें कि कॉलरा विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। हाल ही में कनाडा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के लिए एक फिंगरप्रिंट तैयार किया है। यह पृथ्वी की तरह सौर मंडल के बाहर जीवन की संभावना वाले ग्रहों की पहचान करने में मददगार होगा। यह फिंगरप्रिंट पृथ्वी के वायुमंडल के कंपोजिशन का विवरण है। SCI-SAT उपग्रह द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल का 1 दशक से ज्यादा अध्ययन करने के बाद इसे तैयार किया गया है। यह फिंगरप्रिंट वैज्ञानिकों को सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए जरूरी बायो सिग्नेचर पहचानने में मददगार होगा। इस फिंगरप्रिंट में ओजोन और मीथेन की एक साथ मौजूदगी भी शामिल है। ऐसा केवल तभी होता है जब ग्रह पर इन गैसों का कार्बनिक स्रोत मौजूद होता है। आपको बता दें कि SCI-SAT उपग्रह का विकास कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया था। यह वायुमंडल में मौजूद कणों से गुजरने वाले सौर प्रकाश को देखकर पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करता है। इस उपग्रह की मदद से खगोल शास्त्री ग्रह के वायुमंडल में पाए जाने वाले अणुओं का पता लगा सकते हैं। इसके लिए उपग्रह को तारे के ऊपर से लक्षित ग्रह के गुजरने का इंतजार करना होगा। हाल फिलहाल में ट्रैपिस्ट-1 सौरमंडल में पृथ्वी जैसे ग्रह की मौजूदगी की संभावना सबसे ज्यादा है। 2021 में लॉन्च किया जाने वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST सौरमंडल का अध्ययन करेगा। ट्रैपिस्ट 1 पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसमें 7 ग्रह हैं। इनमें से 3 से 4 गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के आसपास का ऐसा स्थान होता है जहां का तापमान न तो बहुत ज्यादा होता है और न ही बहुत कम। इसके चलते यहां स्थित ग्रहों पर तरल अवस्था में पानी के पाए जाने की संभावना पाई जाती है। हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे प्राचीन परजीवी DNA की खोज की है। यह खोज अर्जेंटीना के प्रागैतिहासिक प्यूमा के क्रोपोलिट पर की गई। प्यूमा बिल्ली वंश का एक सदस्य है। इसकी मौजूदगी उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों पर मिलती है। इसे कोगर नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि क्रोपोलिट लाखों साल पहले जीवित जानवरों के जीवाश्म मल होते हैं। वैज्ञानिकों ने प्राचीन माइटोकॉन्ड्रियल DNA विश्लेषण द्वारा बताया कि ये क्रोपोलिट प्यूमा के ही हैं। इसकी मदद से जाना जा सका कि ये अभी तक खोजे गए परजीवी DNA में सबसे पुराने हैं। इसके अलावा कार्बन डेटिंग पद्धति की मदद से पता लगाया गया कि ये क्रोपोलिट 16,500 से लेकर 17,000 वर्ष पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर जीवाश्म मल में किसी तरह के अस्थि विखंडन के प्रमाण पाए जाते तो इस बात का पता लगाया जा सकता था कि वे मांसभक्षी थे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की चयन प्रक्रिया का पहला चरण पूरा कर लिया है। इस चयन प्रक्रिया में 25 टेस्ट पायलट्स ने हिस्सा लिया। यह चयन प्रक्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में संपन्न हुई। चुने हुए पायलट्स का पहले चरण में शारीरिक, मानसिक, रेडियोलॉजिकल और चिकित्सीय परीक्षण किया गया। गगनयान के लिए 3 टेस्ट पायलट्स को अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में चुना जाएगा। अंतिम रूप से चयनित टेस्ट पायलट्स का प्रशिक्षण रूस में होगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान मिशन को आधिकारिक मंजूरी दी थी। गगनयान कार्यक्रम का लक्ष्य 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजना है। गगनयान लोअर अर्थ ऑर्बिट में अधिकतम 7 दिन की कक्षीय अवधि वाला भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसकी लॉन्चिंग GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान द्वारा की जाएगी। GSLV Mark 3 इसरो द्वारा निर्मित 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें 2 स्ट्रैप्स ऑन, 1 कोर लिक्विड बूस्टर और 1 क्रायोजेनिक चरण शामिल है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन जबकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में 10 टन श्रेणी के उपग्रहों को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। गगनयान मिशन के तहत 2 मानव रहित यान जबकि 1 मानव यान अंतरिक्ष कक्षा में भेजे जाएंगे। इस मिशन के पहले चरण की अनुमानित लागत 9,023 करोड़ रुपए है। अगर भारत इस मिशन में सफल होता है तो भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा।
हाल के दिनों में बॉम्बे ब्लड ग्रुप काफी चर्चा में रहा। दरअसल मुंबई में अचानक से अस्पतालों में बॉम्बे ब्लड ग्रुप के ब्लड की मांग बहुत बढ़ गई, जबकि इसकी आपूर्ति इस स्तर पर नहीं थी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बेहद रेयर रक्त समूह है। इसकी पहली बार पहचान मुंबई में 1952 में डॉक्टर YM भेंडे ने की थी। किसी रक्त समूह की पहचान उसमें लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC पर मौजूद एंटीजन के द्वारा की जाती है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एंटीजन H को एक्सप्रेस नहीं करता। इसका मतलब कि RBC में एंटीजन H मौजूद नहीं होता। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को HH भी कहते हैं। कई बार बॉम्बे ब्लड ग्रुप को O ब्लड ग्रुप समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। O ब्लड ग्रुप में H एंटीजन मौजूद होता है, जबकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में यह नहीं पाया जाता। इसीलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप के टेस्ट के लिए H एंटीजन का टेस्ट किया जाता है। वैश्विक स्तर पर 4 मिलियन लोगों में से एक व्यक्ति में इसकी उपस्थिति होती है, लेकिन दक्षिण एशिया में यह ब्लड ग्रुप ज्यादा पाया जाता है। यहाँ 7600 से 10,000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति का बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में भी हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, लाल एवं सफेद रक्त कणिकाओं की संख्या अन्य लोगों के समान ही पाई जाती है, लेकिन रेयर होने की वजह से ब्लड चढ़ाने के समय इसके मिलने में समस्या आती है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ABO प्रकार का ब्लड चढ़ाने पर रिजेक्शन हो सकता है, जबकि ये लोग ABO रक्त समूह वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकते हैं। हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने K2-18b नामक बाह्य ग्रह के वायुमंडल में जलवाष्प के साक्ष्य पाए हैं। यह खोज यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने की। ऐसा पहली बार है जब हैबिटेबल जोन में स्थित किसी बाह्य ग्रह या एक्सोप्लैनेट पर सफलतापूर्वक वायुमंडल की पहचान की गई हो। हैबिटेबल जोन किसी तारे से ऐसी दूरी पर स्थित क्षेत्र होता है जहां पानी के तरल अवस्था में मौजूद होने की संभावना होती है। K2-18b का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। यह पृथ्वी से लगभग 110 प्रकाश वर्ष की दूरी पर लियो कॉन्स्टलेशन में है। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज 2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने की थी। K2-18b को अर्थ 2.0 यानी दूसरी पृथ्वी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह काफी भारी है, जिसके चलते इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता पृथ्वी से काफी ज्यादा होगी। साथ ही इसके वायुमंडल का कंपोजिशन भी अलग है। हालिया शोध में इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मौजूदगी के संकेत भी मिले हैं। सर्वे ऑफ इंडिया यानी SOI देश के मानचित्रण के लिए अब ड्रोन्स का सहारा लेगा। लिहाजा भूमि के नक्शे पहले से अधिक साफ और हाई रेजोल्यूशन के होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नक्शों का रेजोल्यूशन 1:2.5 लाख होता है, यानी नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का हिस्सा भूमि के 2500 सेंटीमीटर हिस्से को दर्शाता है। विभाग द्वारा अब ऐसे नक्शों का निर्माण किया जाएगा जिनका रेजोल्यूशन 1:500 होगा, यानी नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का हिस्सा जमीन के 500 सेंटीमीटर हिस्से को दर्शाएगा। इसके लिए विभाग ने 2 साल के भीतर जंगलों, पहाड़ियों और मरुस्थलों को छोड़कर देश के 75% भूभाग के मानचित्रण के लिए 300 ड्रोन्स की खरीद का लक्ष्य रखा है। विभाग ने इस प्रोजेक्ट के अभ्यास के लिए हरियाणा के 6, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 जिलों के साथ समझौता किया है। ड्रोन द्वारा प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर के नक्शे के लिए 2500 पिक्चर्स उपलब्ध होंगी। इनका उपयोग डिजिटल डेटा के रूप में किया जा सकेगा। ड्रोन आधारित मानचित्रों की तस्वीरें हाई रिजोल्यूशन की होंगी, लिहाजा ग्रामीण इलाकों में जमीन विवादों के निपटान और प्रॉपर्टी कार्ड आदि प्राप्त करने में काफी आसानी होगी। आपको बता दें कि सर्वे ऑफ इंडिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तर्ज पर साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी SSR की अवधारणा का प्रस्ताव रखा गया है। ड्राफ्ट में SSR को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले नॉलेज वर्कर्स के नैतिक दायित्व के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसके तहत वे स्वेच्छा से अपने ज्ञान और संसाधनों को समाज के विभिन्न हितधारकों के साथ साझा करते हैं। इसका मकसद विज्ञान से जुड़े संस्थानों और वैज्ञानिकों को साइंस आउटरीच गतिविधियों के लिए प्रेरित करना है, ताकि विज्ञान को समाज से जोड़ा जा सके। इस नीति के मुताबिक किसी वैज्ञानिक या नॉलेज वर्कर को
प्रति वर्ष साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर 10% डे वैज्ञानिक ज्ञान साझा करने के लिए देना होगा। वैज्ञानिकों को आउटरीच गतिविधियों के लिए जरूरी बजट और इंसेंटिव दिए जाने की जरूरत भी ड्राफ्ट पॉलिसी में जताई गई है। एसएसआर गतिविधियों में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों और नॉलेज वर्कर्स की वार्षिक रिपोर्ट में भी इसका जिक्र होगा और उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा। एसएसआर नीति के मुताबिक क्योंकि ज्यादातर शोध कार्य करदाताओं के पैसे से किए जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक संस्थानों पर इस बात का दायित्व है कि वे भी समाज के लिए कुछ करें। एसएसआर के लिए कोई भी संस्थान आउटसोर्सिंग नहीं कर सकेगा। इससे वैज्ञानिक ज्ञान तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, विज्ञान के फायदे समाज तक पहुंच सकेंगे और समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। एसएसआर के कार्यान्वयन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी भी बनाई जाएगी। हाल ही में इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत की। यह अर्ली वार्निंग सिस्टम पर आधारित है। यह भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबों और अन्य खतरों से बचाव के लिए पूर्व चेतावनी प्रदान करेगा। इसका पूरा नाम नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। जानकारों के मुताबिक यह भारत को बाकी अंतरिक्ष ताकतों की तरह स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेगा। यह भारत को मिसाइल और अंतरिक्ष हमलों के संदर्भ में भी आगाह करने का काम करेगा। यह प्रणाली पहले लो अर्थ ऑर्बिट के लिए कार्य करेगी, बाद में इसका उद्देश्य जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए काम करना है। इसके द्वारा इसरो कई ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटी की स्थापना भी करेगा, जिससे भारत को सटीक जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। यह 3400 किलोमीटर की रेंज में और 2000 किलोमीटर के स्पेस ऑर्बिट में 10 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स की पहचान कर सकता है। वर्तमान में नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड के द्वारा अनेक देशों को अंतरिक्ष मलबों से संबंधित जानकारियां चुनिंदा रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। नोराड अमेरिका और कनाडा की संयुक्त पहल है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष मलबे अंतरिक्ष में उपस्थित निष्क्रिय ग्रह, सैटेलाइट्स और रॉकेट्स आदि के टुकड़े होते हैं, जो पृथ्वी से संपर्क टूटने के बाद अंतरिक्ष में कई वर्षों तक घूमते रहते हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निम्हांस के शोधकर्ताओं ने बायपोलर डिसऑर्डर से संबंधित 2 विशिष्ट जीन्स कांक4 और कैप2 का पता लगाया है। ये जीन बायपोलर डिसऑर्डर में असरदार क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 6 में पाए गए। यह अध्ययन एक ही परिवार की 4 अलग अलग पीढ़ियों के सदस्यों पर किया गया। इनमें से 28 सदस्य जीनोटाइप थे, जबकि 11 अन्य सदस्य बायपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि बायपोलर डिसऑर्डर होने में आनुवंशिकता की मुख्य भूमिका होती है। विभिन्न लोगों के मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं में विविधता से प्राप्त नतीजे और बायपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित लोगों में इन जीन्स के विश्लेषण से भविष्य में कई बीमारियों से संबंधित विभिन्न जैविक पहलुओं को जानने में आसानी होगी। आपको बता दें कि बायपोलर डिसऑर्डर एक न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है। इसे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के रूप में भी जाना जाता है। अचेतन व्यवहार, पागलपन के दौरे या एक्सट्रीम हाइज और बार बार तनाव या अवसाद होना इसके मुख्य लक्षण हैं। दुनिया भर में 0.8% लोग जीवन भर बायपोलर डिसऑर्डर का सामना करते हैं। हालांकि रिपोर्टिंग, डायग्नोसिस और दस्तावेजों की कमी की वजह से भारत में बायपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित लोगों के सही आंकड़े मौजूद नहीं हैं। लंदन स्थित एक गैर लाभकारी संगठन अल्जाइमर्स डिजीज इंटरनेशनल यानी ADI ने डिमेंशिया से ग्रसित लोगों पर एक रिपोर्ट जारी की है। सर्वे में 1/4 भारतीयों ने डिमेंशिया से पीड़ित लोगों को खतरनाक माना, जबकि 3/4 लोगों ने माना कि वे इम्पल्सिव और अनप्रेडिक्टेबल डिमेंशिया के शिकार हैं। दुनिया में 2050 तक डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 152 मिलियन हो जाएगी। आंकड़ों की माने तो डिमेंशिया के साथ जी रहे दुनिया के 50% लोगों ने कभी भी डायग्नोसिस नहीं लिया, जबकि चीन और भारत में यह आंकड़ा बढ़कर 70 से 90% तक पहुंच जाता है। 21 सितंबर को आयोजित होने वाले अल्जाइमर्स दिवस की पूर्व संध्या पर जारी ADI की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 95% लोग मानते हैं कि वे जीवन में कभी न कभी डिमेंशिया से गुजरेंगे, जबकि 78% लोग मानते हैं कि वे डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि डिमेंशिया एक सिंड्रोम है जिसके कारण लोगों की स्मृति, सोचने की क्षमता, व्यवहार और रोजमर्रा की गतिविधियों में कमी आती है। डिमेंशिया से ज्यादातर वृद्ध लोग प्रभावित होते हैं।
हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने बीसीजी वैक्सीन को और अधिक असरदार बनाने वाले कर्क्यूमिन नैनो पार्टिकल से जुड़ा एक अध्ययन किया। यह अध्ययन माइस मॉडल पर आधारित था। कर्क्यूमिन नैनो पार्टिकल्स दो तरीकों से बीसीजी वैक्सीन को और अधिक प्रभावी बना देते हैं। कर्क्यूमिन नैनो पार्टिकल्स न केवल टीबी स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यून सेल्स TH1 और TH17 के स्तर को बढ़ाते हैं, बल्कि TH2 और ट्रेक्स जैसे दूसरे सेल्स के स्तर को कम कर बीसीजी वैक्सीन को और अधिक प्रभावी बना देते हैं। कर्क्यूमिन को सामान्य तौर पर कर्क्यूमा लोंगा नामक पौधे से प्राप्त की जाने वाली हल्दी के रूप में जाना जाता है। कर्क्यूमिन जन्मजात इम्यून सेल्स को सक्रिय करने में मददगार होता है और वयस्क पल्मोनरी टीबी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। बीसीजी छोटे बच्चों में प्रसारित होने वाले और मस्तिष्क संबंधी टीबी के विरुद्ध प्रभावी वैक्सीन है, लेकिन यह वयस्कों को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। यह वैक्सीन बच्चों में इफेक्टर मेमोरी टी सेल्स यानी EMTCs और सेंट्रल मेमोरी टी सेल्स यानी CMT सेल्स नामक दो इम्यून सेल्स को प्रेरित करती है। जहां EMT सेल्स विषाक्त टीबी जीवाणुओं के विरुद्ध तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स करने में मदद करते हैं, वहीं CMT सेल्स बच्चों में जन्मजात टीबी के विरुद्ध लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीसीजी वैक्सीन में CMT सेल्स की संख्या बढ़ाकर उसे और अधिक असरदार बनाया जा सकता है। कर्क्यूमिन नैनो पार्टिकल्स टीबी संक्रमण के विरुद्ध लंबे समय तक सुरक्षा देने वाले CMT सेल्स में वृद्धि करते हैं। लिहाजा कर्क्यूमिन नैनो पार्टिकल्स बीसीजी वैक्सीन को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग नई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के विकास के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत के 3 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देगा। इन प्रोजेक्ट्स में भारत और यूरोप के वैज्ञानिक साथ मिलकर काम करेंगे। इनमें कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन मॉडल यानी CHIM मॉडल का सहारा लिया जाएगा। भारत कॉलेरा और टाइफाइड जैसे बैक्टीरियल या एंटेरिक वायरसों के अध्ययन के लिए इन्फ्लुएंजा की बजाय CHIM प्रोटोकॉल को विकसित करेगा। CHIM मॉडल नई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स के लिए एक बेहतर अप्रोच है। यह मॉडल वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या ये वैक्सीन्स लोगों के इलाज के लिए असरदार हैं। इसके अलावा यह उन कारणों को भी जानने में मदद करेगा कि कुछ वैक्सीनेटेड लोग बीमार क्यों हो जाते हैं जबकि अन्य नहीं। आपको बता दें कि CHIM मॉडल के अंतर्गत कुछ विशेषज्ञों की निगरानी में ट्रायल में हिस्सा लेने वाले वॉलंटियर्स को संक्रमणकारी वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति को इरादतन संक्रमित करने की वजह से CHIM मॉडल मेडिकल एथिक्स का मुद्दा बन जाता है। लिहाजा वैक्सीन विकास से जुड़े विशेषज्ञ, सामाजिक वैज्ञानिक और जैव नीति शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से नवंबर तक एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिसे बाद में भारतीय औषध महानियंत्रक से मंजूरी मिलना जरूरी है। हाल ही में कनाडा स्थित अल्बर्टा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नए खनिज का पता लगाया है। यह खनिज दक्षिण अफ्रीका स्थित हीरे के लिए प्रसिद्ध कोफी फॉनेटन पाइप में खनन के दौरान पाया गया था। इसको गोल्डस्मिटाइट नाम दिया गया है, जो प्रसिद्ध भू रसायनविद विक्टर मोरित्ज गोल्डस्मिट से प्रेरित है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह खनिज पृथ्वी के भीतर मेंटल में पाया जाता है, जिसमें नियोबियम, पोटेशियम, लैंथेनम और सेरियम जैसे तत्वों की उच्च सांद्रता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह एक गहरा हरा और अपारदर्शी खनिज पत्थर है। गौरतलब है कि अत्यधिक गहराई के कारण मेंटल में होने वाली असामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करने में मुश्किल होती है। चूंकि यह खनिज पृथ्वी की सतह से लगभग 170 किलोमीटर की गहराई से प्राप्त हीरे के अंदर पाया गया है, लिहाजा यह भविष्य में पृथ्वी के अंदर मेंटल में होने वाली असामान्य केमिकल रिएक्शंस का पता लगाने में मदद करेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य परतों क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट की गहराई सतह से लगभग 30 किलोमीटर है, वहीं मध्य परत मेंटल की गहराई लगभग 30 से 2900 किलोमीटर है। सबसे निचली परत कोर की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होती है। अधिक गहराई के कारण मेंटल में ताप और दाब उच्च होता है, जिसकी वजह से कार्बन का परिवर्तन हीरे के रूप में हो जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मेंटल के पास 4 बिलियन वर्ष पुराने एक विशाल महाद्वीप की खोज की है।
नए अध्ययन के मुताबिक यह भूमिगत चट्टानी महाद्वीप एंशिएंट मैग्मा ओशियन से बना हो सकता है, जो तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत के दौरान जम गया था। यह संरचना पृथ्वी के मेंटल की सीमा और बाह्य कोर के पास स्थित है। इसके बारे में अनुमान है कि यह महाद्वीप हमारे ग्रह का पुराना रूप हो सकता है। ऐसी संभावना जताई गई है कि यह प्लैनेट रॉकिंग प्रभाव से बच गया हो, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ है। खोजे गए महाद्वीप के नमूनों में हीलियम 3 जैसे बिग बैंग के दौरान के आइसोटोप पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए हवाई, आइसलैंड और अंटार्कटिका के बैलेनी द्वीप के नमूनों का इस्तेमाल किया है। इन क्षेत्रों में पृथ्वी के मेंटल से सतह की ओर ज्वालामुखी लावा निकलता रहता है, जो ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों में बदल जाता है। मेंटल से पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी लावा स्तंभ जैसी संरचना के माध्यम से आता है, जिसे मेंटल प्लम कहते हैं। आपको बता दें कि मेंटल प्लम पृथ्वी के मेंटल के अंदर असामान्य रूप से गर्म चट्टान का उत्थान है। ये चट्टानें अत्यधिक तापमान के कारण पिघलकर लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। हवाई और आइसलैंड क्षेत्र पृथ्वी पर मेंटल प्लम के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने के क्रम में इसरो द्वारा मीथेन संचालित रॉकेट इंजन विकसित करने की खबर चर्चा में है। मीथेन को भविष्य का अंतरिक्ष इंजन भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा मीथेन का संश्लेषण किया जा सकता है। इसरो 2 LOX मीथेन इंजन विकसित कर रहा है, जिसका पूरा नाम लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर एंड मीथेन फ्यूल इंजन है। इन 2 परियोजनाओं में से एक मौजूदा क्रायोजेनिक इंजन को LOX इंजन में बदलने से संबंधित है, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट के तहत 3 टन थ्रस्ट के छोटे इंजन में एक इलेक्ट्रिक मोटर मौजूद रहेगा। इन्हें इसरो के त्रिवेंद्रम स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में विकसित किया जा रहा है। इसरो मौजूदा समय में विकास यानी तरल ईंधन इंजन में नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड ऑक्सीडाइजर के साथ अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजीन नामक ईंधन का प्रयोग करता है। यह ईंधन काफी विषाक्त होता है, जो कैंसर रोग पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह तरल ईंधन इंजन PSLV और GSLV के अंतिम चरणों में उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि मीथेन को उसके नॉन टॉक्सिक, अपने कम वजन, जलने पर अवशेष न छोड़ने और आसानी से स्टोर करने के गुणों के कारण एक अंतरिक्ष ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इसे अंतरिक्ष में संश्लेषित भी किया जा सकता है। इसी बीच यूरोप में अमोनियम डाई नाइट्रामाइड और अमेरिका में हाइड्रोक्सिल अमोनियम नाइट्रेट रॉकेट ईंधन के रूप में उभर रहे हैं। बेल्जियम के शोधकर्ताओं ने नवजातों और भ्रूणों पर वायु प्रदूषण के कारण पड़ने वाले प्रभावों पर चिंता जाहिर की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अध्ययन के दौरान कुछ महिलाओं के प्लेसेंटा में ब्लैक कार्बन के कण पाए गए हैं। ये ब्लैक कार्बन कण इन महिलाओं के द्वारा उनकी गर्भावस्था में सांस लेने के दौरान प्रवेश कर गए थे। ब्लैक कार्बन पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य भाग होते हैं, जिसे कालिख के रूप में जाना जाता है। यह कोयला, पेट्रोल और लकड़ी जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलावन से पैदा होने वाले बाई प्रोडक्ट्स में से एक हैं। अपने सूक्ष्म आकार के कारण ब्लैक कार्बन कण श्वसन के दौरान शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। आपको बता दें कि प्लेसेंटा गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ एक अंग होता है। यह माता से उसके भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने का मुख्य माध्यम होता है। यह एम्बिलिकल कोर्ड के किसी एक सिरे पर स्थित होता है। इसके मातृ और भ्रूण 2 पक्ष होते हैं। अध्ययन के मुताबिक ये कण प्लेसेंटा के भ्रूण पक्ष पर पाए गए। यह फीटल ब्लड फ्लो से सीधा इंटरैक्ट करता है, जिससे पता चलता है कि कार्बन कणों से भ्रूण प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन कणों से न केवल DNA नष्ट हो सकता है, बल्कि कोशिकाओं के कार्य और बच्चों के ज्ञान विकास की प्रक्रिया को भी यह प्रभावित कर सकता है।